नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। इस समय चुनावी माहौल जो है गर्मा गर्म है बहुत ज़्यादा, और आचार संहिता भी लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी टिकट भी क्लियर करने वाली है। आइए जानते हैं हम डीपी सैनी जी से कि उनका क्या कहना है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डीपी सैनी जी। जानते हैं कि क्या पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं, और इस टाइम पे जो इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता भी लग चुकी है, तो किस तरीके से आचार संहिता के नियमों का भी पालन करना चाहिए। नमस्कार डीपी सैनी जी। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। जो आचार संहिता है ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है चुनाव आयोग की जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि सभी दलों के सभी प्रत्याशी और जितने भी कार्यकर्ता हैं और संविधान में विश्वास रखते हुए इसका पूर्णतः फॉलो करेंगे इसको। और रुड़की की ऐसी ही मैं तासीर भी समझता हूँ कि सब लोग कानून का पालन करेंगे, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ तक पार्टियों की बात है, इलेक्शन को लेके सभी पार्टियों में टिकट के फाइनलाइजेशन का अपने अपने प्रत्याशी चुनने का जो है दौर जारी है, और निकट भविष्य में 10-12 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में अधिकृत रूप से वो सबके सामने होने चाहिए। एक बात और, जैसे अभी कोरोना भी बढ़ रहा है और कोरोना गाइडलाइंस भी आई है, और वहीं पे आचार संहिता भी लग गई है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को जो प्रचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप क्या करें? देखिए, जो प्रचार करने का मौका प्रत्याशियों को जो नहीं मिलेगा, उसमें मैं समझता हूँ कि जो प्रत्याशी तकनीकों से लेस हैं उनको शायद ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो प्रत्याशी आज की तकनीक को नहीं समझते, सोशल मीडिया में थोड़ा सा उनका हाथ कमज़ोर है, स्वाभाविक है, तो वो शायद थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सभी प्रत्याशियों के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो यदि सरकार डिसाइड करे, ताकि बराबरी से सबको मौका मिल सके कि चुनाव लड़ सकें। क्योंकि प्रत्याशी किसी भी दल का हो, जीत के लिए जो सबसे बड़ी बात है, भावना की आवश्यकता है कि सबके पास समान जो है संभावनाएं हों चुनाव को लड़ने की, रादर देन के कोई हल्के उससे लड़े और कोई बहुत ज़्यादा संसाधनों के साथ लड़े। तो बराबरी से लड़ा जाना चाहिए चुनाव। पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप जैसे अभी नए हैं राजनीति क्षेत्र में, तो किस तरीके से आप इलेक्शन को फाइट करेंगे? ये एक भ्रम है कि मैं राजनीति में नया हूँ। मैं 96 से अपने दादाजी के इलेक्शन मैनेज कर रहा हूँ, और 2012 तक सारे इलेक्शन मैंने उनके मैनेज किए हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। और जो परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता मेरे अंदर आई है, वो बचपन से इन चीज़ों को मैनेज करते करते आई है, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप यदि 2012 के इलेक्शन में पता करेंगे, 2007 के इलेक्शन में पता करेंगे कि चीफ़ इलेक्शन मैनेजर कौन थे, मेरे दादाजी के चीफ़ इलेक्शन एजेंट कौन थे, तो वो अपने आप खुल जाएगी। तो नए और पुराने की तो कोई बात ठहरती नहीं। नहीं, जनता कहती है ना ये तो। नहीं, मैं जनता को यदि जनता में कोई व्यक्ति कहता है तो मैं उनको शायद अवगत कराना चाहूँगा, शायद उनके संज्ञान में नहीं होगा। और यही मैं अवगत करा रहा हूँ कि राजनीति में तो हम बचपन से हैं। एक देखा गया है कि इलेक्शन में बिरादरी वोटर्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं, और बिरादरी बात पे ही इलेक्शन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चल रहा है, सैनी समाज का ही विरोध कर रहा है। साप सिंह सैनी जी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं, यहाँ तक कि आपके जो दादाजी हैं उनके ऊपर भी आया है कि राम सिंह सैनी जी भी उनके अगेंस्ट हैं, और आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये एक खामियाजा है या फ़ायदा है? मैं जिस तरह से मेरा लालन पालन हुआ है और जिन लोगों के बीच में मैं रह के पला बड़ा हूँ, उसमें मेरे लिए जाति जो है कोई महत्ता नहीं रखती, मेरे लिए मानवता महत्ता रखती है।
तो यदि कोई जातिगत बात करता है और बल्कि इवन धर्म के ऊपर बात करता है तो वो मेरे लिए इतनी अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि जीवन जो है वो मानव मूल्यों के ऊपर जिया जाता है और हमें उन्हीं मानव मूल्यों को जो है उनको पोषित करना है। और मेरी सिर्फ एक ही विचारधारा है, वो है इक्वलिटी की। तो इक्वलिटी की जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो इक्वलिटी तभी हो सकती है जब हम विविधता को समझें और विविधता को अपनाएं। तो विविधता में सभी धर्म जाति सबके लिए बराबर संभावना होती है। और दूसरी चीज़ होती है विविधता के अलावा समावेशता। तो जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जितनी भी समाज के पास उसमें हर धर्म जाति वर्ग उसका समावेश होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये तो सभी दलों ने इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को वज़न नहीं देना चाहिए। जातिगत चीज़ों के आधार के ऊपर टिकट वितरण नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि व्यक्ति की उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं के आधार पे जो है टिकट होना चाहिए, और वो चाहे कोई भी हो। और जनता ने भी वैसा ही प्रत्याशी चुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि उसकी प्रतिभा क्या है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी आज के समय में जो व्यक्ति की प्रतिमाएं हैं उनको देख के टिकट वितरण का काम करेगी, बजाय इसके कि जो जातिगत आधार को सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधार को अपना वो बनाए। ऐसा मैं नहीं समझता। और यही समावेशता और विविधता की भावना है जो कांग्रेस पार्टी में आज़ादी के बाद से चली आ रही है। जी। एक सवाल और उठता है कि बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं इससे कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अपने टिकट पे तो इलेक्शन लड़ रही है, साथ ही बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगी? ऐसा नहीं है। आज बीजेपी में जितने लोग हैं, यदि उनके आप बड़ों को देखें तो वो सब कांग्रेस में ही थे। पहले कांग्रेस ही पार्टी होती थी। जो आगे बच्चे जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो उसमें जो उनके बच्चे हैं, कांग्रेसियों के बच्चे जिन्होंने भाजपा की विचारधारा को अपनाया है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि उन्होंने वो शांति, खुशी, वो एक भाईचारा अपने बड़ों के समय पे देखा है, तो शायद इस वजह से कांग्रेस की तरफ जो है फिर से लोग लौट के आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये इसे सत्ता लाभ तो नहीं बोला जा सकता कि सत्ता की भूख होगी कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो इस वजह से भी बीजेपी के नेता इसमें आ रहे हैं। आप नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। नेताओं के बारे में मैं जो इस पार्टी से उधर और उधर से इस पार्टी में आ रहे हैं उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा हुआ है ना, जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में गए। देखिए, हमारी पार्टी ने, माननीय हरीश रावत जी ने क्लियर किया है कि ये परंपरा जो है, जो शुरू हुई है तोड़ फोड़ की, कम से कम उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू हुई है। और गाए बगाए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है और लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि विचारधारा को हमें मन से अपनाने की आवश्यकता है, और उस पे विचारधारा कोई भी अपनाए, उसके जो सेंटर में और कोर में जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम मानव मूल्यों के तहत जो है जनता की सेवा और विकास कैसे कर सकते हैं। बड़ी बात तो ये है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस और अग्रसर है और हम भी उसमें सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने का मतलब ये है कि भाजपा में जो लोग कार्यकर्ता और जो लोग वोटर काम कर रहे हैं वो दुश्मन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश है, इस देश में सभी लोग भाई हैं और एक भाईचारे का माहौल के तहत रहना चाहिए। और विचारधारा में जहाँ तक अलग अलग तरीका है, वो अपने तरीके से करना चाहते हैं देश की सेवा और विकास, हम अपने तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सोच जो है वो यही है कि इवन जो हम भाजपा को भी और के लोगों को भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी अपना समझते हैं, यही हमारी ये जो समझ की जो ताकत है
जो है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमें हमारे इतिहास से मिलती है। कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई थी देश आज़ाद कराने को, वो प्रेरणा और वो डीएनए पार्टी के अंदर वो वहाँ से आता है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। इधर अगर तो बात करें डीपी सैनी की, तो आप ही एक अकेले व्यक्ति है कि सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, तो किस तरीके की सकारात्मक आप तरीके से जनता का भला करेंगे और उनकी सोच को बदलेंगे? क्योंकि एक जैसी सोच तो हर एक किसी इंसान की नहीं हो सकती ना, कि जो सोच आपकी है और वही सोच दूसरे की। तो आप सकारात्मक की बात करते हैं, आपके बैनर भी लगे हुए हैं सकारात्मक सोच बदलिए, तो किस तरीके से आप इसमें कार्य करेंगे? देखिए, ये देश भगवान बुद्ध का है और भगवान बुद्ध का देश जब ये है, तो इसमें जब 1974 में परमाणु शक्ति बना भारत, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त भी जो इसका नाम दिया गया और बाद में भी दिया गया, वो था बुद्धा स्माइल्स। तो यानी कि बुद्धा, भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। तो जो है, हमारे शांति प्रिय होने का मतलब जो है वो कमज़ोर होना नहीं है। तो यहाँ का जो नागरिक है, सुनिए मैं एक जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ का जो नागरिक है वो शांति चाहता है, लेकिन वो उसकी कमज़ोरी नहीं है, वो उसकी ताकत है। तो जो मैं सकारात्मक सोच और बदलाव की बात करता हूँ, वो ये करता हूँ कि यदि हमने परमाणु बम जैसी ताकत भी हासिल कर ले, तब भी हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर अत्याचार करने का कोई हक नहीं मिल जाता, हमें लोगों से के बीच बंटवारे का कोई हक नहीं मिल जाता। कहने का मतलब इतनी ताकत हासिल हो जाए तब भी, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का देश है। आप भगवान बुद्ध का देश बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को तो राम का माना जाता है। देखिए, श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बात होती है श्री राम को लेके, तो हम अपनी मर्यादाओं में कैसे रहें, इसका एक जो सबसे बड़ा चरित्र जो हुआ है इस देश के अंदर, वो प्रभु श्री राम हुए हैं, है ना। तो जहाँ तक शांति और अहिंसा को लेके बात है, उसमें भगवान बुद्ध को जाना जाता है। श्री राम उनसे भी पहले थे, भगवान बुद्ध से भी पहले, लेकिन उसके बाद जो भगवान बुद्ध ने जो इस धरा पे जो है शांति का संदेश दिया है, अहिंसा का संदेश दिया है, तो ये सबसे बड़ी बात भारत की ये रही है कि दुनिया में मानव मूल्यों को लेके जितने एक्सपेरिमेंट्स इस धरती पे हुए हैं पिछले 5000 साल में, वो मैं धरती ही नहीं, मैं समझता हूँ ब्रह्मांड में शायद कहीं नहीं हुए होंगे जो भारतवर्ष में हुए हैं। और इसी चीज़ को का हमें फ़क्र है, और उस फ़क्र के तहत हम जो चीज़ अपनाना चाहते हैं यहाँ शहर के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको यदि याद हो तो पहले जो घर हुआ करते थे, उनके बीच में एक तुलसी का पौधा लगाया जाया करता था और उसकी परिक्रमा की जाया करती थी और वो पूजा की जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कण कण में, पौधे में, हर चीज़ में जो है हम जो है उसका आदर करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम पशु की, पक्षी की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हम पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जितना वातावरण है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उस रिस्पेक्ट में ही हमारी इस देश के लोगों की शक्ति है। जी, तो चलते चलते आप हमारे देश के और हमारे प्रदेश के, यहाँ तक कि हमारे शहर रुड़की के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सकारात्मक सोच के लिए? युवाओं से पहले मैं संदेश देना चाहूँगा, जो लोग राजनीति में चुनाव पहले से लड़ रहे हैं और आगे फिर लड़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरा किसी भी पार्टी से हो, सबको ज़रूरी है कि वो अपना एक
चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने, इन युवाओं के सामने, जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं जी। उनके सामने एक विज़न प्लान रखें अपना। तो विज़न प्लान जब उन युवाओं के सामने रखें तो उन युवाओं को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रत्याशी को ये चुनने जा रहे हैं उस विज़न प्लान में उनके लिए क्या स्थान है। तो जहाँ स्थान है उनके लिए, यानी कि उस लीडरशिप में जहाँ उनके लिए स्थान है। नहीं, स्थान तो देखिए दे ही रही है सारी पार्टी है कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाने वाली बात। अब बात नहीं समझे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया एक विज़न प्लान किसी प्रत्याशी ने दिया, मैं नहीं दिया, फ़र्ज़ करें, तो मेरे विज़न प्लान में जो युवा है वो मुझसे सवाल ज़रूर करे और इस बात को ज़रूर समझे कि जो आपने विज़न प्लान दिया है उस विज़न प्लान में मैं कहाँ हूँ। तो जब लोग ऐसे समझने लगेंगे कि मैं कहाँ हूँ, जो विज़न प्लान जो प्रत्याशी दे रहा है या पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन जो युवाओं की और ये जो हमारे बच्चे हैं इनके एक अच्छे लीडर्स बनने की संभावना है फ्यूचर में जी। वो अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स बनेंगे क्योंकि वो पहले दिन से अपने आप को खोज रहा है उस सारी व्यवस्था के अंदर। पहले दिन से वो सवाल पूछने और उसका जवाब ढूंढ रहा है। तो मेरी उनसे यही अपील रहेगी युवाओं से इस वर्ष में कि आप जो है अच्छे सवाल पूछिए, और क्योंकि अच्छे सवालों के ही अच्छे जवाब मिल सकते हैं। सवालों में नकारात्मकता मत ढूंढिए, उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ढूंढिए सवालों के अंदर, और आपको अच्छे जवाब भी मिलेंगे और आप व्यवस्था से अच्छी दशा और दिशा दोनों तय करवा सकते हैं। और यही युवाओं के लिए भविष्य है और उनके भविष्य में ही देश का भविष्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आपका आभार। आप समय समय पर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो चैनल है वो इसी प्रकार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज की मदद करता रहेगा और नए नए सवालों के माध्यम से हम सबको अवगत कराता रहेगा, समाज को अवगत कराता रहेगा कि हमें किस दशा और दिशा की तरफ जाना है। और यही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मैं आपकी और आपके प्रोफेशन की जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीपी सैनी जी, जिनका कहना है कि देश के युवाओं अगर तो सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं और कहीं ना कहीं देश का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो युवा आगे बढ़ के आएंगे और युवा अपने सवालों को पूछेंगे तो वो एक देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा के चलेंगे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। धन्यवाद।